वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार जिसमें भक्ति, उत्सव, खुशनुमा माहौल और एक अलग ही धूमधाम इनका बिल्कुल सही मेल देखा जा सकता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद महीने के चौथे दिन इस त्योहार का प्रारंभ होता है। गणेश चतुर्थी का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहले तो भगवान गणेशा की मूर्ति आती है। फिर आता है गणेशा जी का फेवरेट स्वीट दैट इज मोदक। कई लोग गणेशा के स्वागत के लिए डेकोरेशंस में खो जाते हैं तो बच्चा पार्टी, नए कपड़े और पटाखे जलाने मिलेंगे इसलिए खुश होते हैं। सच्चे कहना तो ये फेस्टिवल दिलों को जोड़ता है, रिश्तों को मजबूत करता है और उनमें एकता बनाता है। अब थोड़ा आज के हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस फेस्टिवल को थोड़ा अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें इस फेस्टिवल की हिस्ट्री, माइथोलॉजी, जनरल नॉलेज और इसके कारण समाज में हो रहे चेंजेस इनको सिंपली एंड शॉर्टली जानेंगे। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। फर्स्ट, द बर्थ स्टोरी ऑफ लॉर्ड गणेशा। इस त्योहार के इतिहास को समझेंगे, कैसे इस त्योहार ने भारतीय स्वतंत्रता पर प्रभाव डाला था इसको भी जानेंगे। इस त्योहार में 4 मुख्य रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं जो हम करते तो है पर उन्हें स्पेसिफिक क्या कहते हैं इसके बारे में हम नहीं जानते। उसके बाद जानेंगे ये त्योहार कैसे सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। फिर जानेंगे कि ये त्योहार केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता। त्योहार मनाते समय हो रहे एनवायरमेंटल इश्यूज को भी समझेंगे और उन्हें पर्सनल लेवल पर कैसे टैकल किया जाए इसके बारे में भी जानेंगे। और अंत में आपको बताऊंगा कि लॉर्ड गणेशा के फिजिकल अपीयरेंस से हम क्या क्या सीखते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। पिक 7, गणेश जी के जन्म के बारे में 2 अलग मान्यताएं बताई जाती है। पहली कि माता पार्वती ने अपने मैल से गणेश जी को बनाया था और उनमें जान डाली थी। उसके बाद उन्होंने गणेश जी को आदेश दिया था कि वो किसी को भी स्नान गृह के अंदर आने ना दे। बाल गणेश इतने आज्ञाकारी थे कि उन्होंने अपने पिता महादेव तक को भी अंदर नहीं छोड़ा। हालांकि गणेश जी को उनसे परिचय नहीं था, पर अपने माता की सेवा में वो खुद अपने पिता से ही भगवान शिव जी से ही लड़ पड़े, जिसके बाद शिव जी ने गुस्से में उस बालक का सिर धड़ से ही अलग कर दिया। उसके बाद माता पार्वती के लिए महादेव को इस बच्चे को पुनर्जन्म देना पड़ा। बाकी देवगण जो किसी इंसान का सिर लेने गए थे वो असफल रहे और एक हाथी का ही सिर ला पाए। बस शिव जी ने उस बालक को वक्रतुंड के रूप में जीवित कर दिया। दूसरी मान्यता ये बताई जाती है कि बाकी देवताओं ने भगवान शिव जी और माता पार्वती से ये प्रार्थना की थी कि वो एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो कि राक्षसों के लिए विघ्नकर्ता यानी राक्षसों के लिए बाधा बने और देवताओं तथा भक्तों के लिए विघ्नहर्ता यानी संकट विनाशक बने। इसी कारण श्री गणेश का जन्म हुआ था। पिक 6, हिस्टोरियंस ये अंदाजा लगाते हैं कि गणेश चतुर्थी का त्योहार चालुक्यज, सतवाहनाज और राष्ट्रकूटाज के टाइम पीरियड में चालू हुआ था। तथापि इसका पक्का एविडेंस हमें श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड से मिलता है। भगवान श्री गणेश भोसले घराने के कुल देवता बताए जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पुणे में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते थे। इनके बाद पेशवाज ने ये त्योहार कंटिन्यू किया। इंडियन इंडिपेंडेंस में भी इस त्योहार का बड़ा रोल रहा है। सन 1893 में देश की हालत ऐसी थी कि वहां से एकजुट होकर ही ब्रिटिशर से लड़ा जा सकता था। इसी कारण प्राइवेटली मनाए जा रहे इस त्योहार को बाल गंगाधर तिलक ने एक पब्लिक फेस्टिवल, एक पब्लिक इवेंट बना दिया ताकि लोग इकट्ठा हो सके। तो आखिर इस फेस्टिवल को ही टारगेट क्यों किया गया? ऐसे भी तो मीटिंग भरवा सकते थे और लोगों को इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन भाई ऐसी हालत नहीं थी। ब्रिटिश पॉलिसीज के अनुसार लोगों को एकजुट होने से मनाई थी, सिवाय एक कारण के, एंड दैट इज रिलीजियस एस्पेक्ट्स। इसी कारण धार्मिक कार्यों के अलावा एकजुट होने का मौका कभी नहीं मिल सकता था। इस त्योहार ने न केवल एकता बनाई बल्कि भक्ति मार्ग भी सिखाया, भक्ति भगवान की भी और भक्ति देश की भी। यही से इंडियन इंडिपेंडेंस को एक प्रकार से बूस्ट मिला था। पिक 5, वैसे तो एरिया के हिसाब से हमें अलग अलग रस्म रिवाज देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें 4 ऐसे रस्म है जो कि मुख्य माने जाते हैं। पहला रिचुअल, प्राण प्रतिष्ठा। बाप्पा की मूर्ति बनाने के बाद कुछ विधियां करके इस मूर्ति में एक तरह से बाप्पा को बुलाया जाता है, इसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। दूसरा रिचुअल, षोडशोपचारा। इसमें कुल 16 प्रेयर्स या कहे 16 विधियां होती है। वैसे तो हमारे घर में हम इनमें से कई विधियां करते हैं, पर इनका सही तरीका हम सार्वजनिक गणेश उत्सव में देख सकते हैं, जिनमें पुजारियों के द्वारा ये विधियां की जाती है। तीसरा है उत्तर पूजा। इसे एक फेयरवेल की तरह भी समझ सकते हो। बाप्पा की पूजा की जाती है और उन्हें अपनी जगह से स्लाइटली साइड में किया जाता है। मान्यताएं ये बताती है कि इसके बाद मूर्ति में से सारी शक्तियां बाहर आ जाती है। और अंत में होता है हमारे बाप्पा का विसर्जन, जिसमें फिर से कुछ विधियों के बाद बाप्पा को पानी में विसर्जित किया जाता है। पिक 4, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि ये त्योहार जनता में, परिवारों में एकता की भावना जगाता है, रिश्तों को जोड़ता है और यही इस त्योहार की सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर एकता की भावना लोगों में हो तो किसी भी सामाजिक प्रॉब्लम से बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है, जो कि आगे चलकर नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है। मेकिंग थीम्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स इन मंडल्स। सार्वजनिक गणेश उत्सव में हम आजकल देख रहे हैं कि ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इस दौरान कई तरह की महाभारत और रामायण जैसे एपिक्स से जुड़ी कथाएं तथा सोशल इश्यूज को नाटक के स्वरूप में हाईलाइट किया जाता है।
इसके कारण आधुनिक तंत्रज्ञान में खो रही जनता को फिर से सही दिशा दिखाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, अगर आप देखो ना तो इस फेस्टिवल में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इंडिविजुअल लेवल पर सोचे तो हम बाजार से डिजाइन्स तथा डेकोरेशंस की चीजें खरीदते हैं और अपने दिमाग से बाप्पा के आगमन के लिए डेकोरेशंस करते हैं। इसमें छोटे से लेकर बड़ों तक सभी का दिमाग अलग अलग दिशा में चलता है और अंत में एक सुंदर सजावट हमें देखने को मिलती है। अब इसमें मैंने इसका भी जिक्र किया कि ये डेकोरेशंस की चीजें हम बाजार से खरीदते हैं, तो इसमें फिर से लोकल आर्टिस्ट का काम और आइडियाज देखी जा सकती है। मुख्य रूप से गणेश जी की मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि यार अगर आप देखो ना तो हमें कई तरह की मूर्तियां ऐसी देखने को मिलती है जो कि थीम बेस्ड होती है, जो कि काफी काबिले तारीफ है। पिक 3, भारत में ये त्योहार मूल रूप से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में थोड़ा ज्यादा ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि गणेश जी के भक्त केवल भारत में ही नहीं बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, नेपाल, जापान और चाइना जैसे देशों में भी मौजूद है। हाँ, ये बात सच है कि अपने अपने कल्चर के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लॉर्ड गणेशा इज द डाइटी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। पिक 2, बाप्पा के आगमन से लेकर विसर्जन तक हम इस फेस्टिवल में इतने खो जाते हैं कि हमारा इस पर ध्यान ही नहीं होता कि जाने अनजाने में हम एनवायरनमेंट को कितनी ज्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। एयर पोल्यूशन का सबसे मुख्य कारण है फायर क्रैकर्स, पटाखे, जिसके कारण बेरियम, कैडमियम, नाइट्रेट जैसे घातक केमिकल्स हवा में रिलीज हो रहे हैं। इसे टैकल करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि सारे स्टेट्स में पटाखों को बैन किया जाए। दूसरा कारण इसमें यह है कि फेस्टिवल के दौरान प्राइवेट व्हीकल्स का यूज बढ़ जाता है, जो फिर से एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप पब्लिक ट्रैवल का ही इस्तेमाल करें। सेकेंड है वाटर पोल्यूशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां ना खरीदें, क्योंकि इसे पानी में डिजोल्व होने में कई महीनों निकल जाते हैं। इसमें दूसरा रीजन ये है कि बाप्पा की मूर्तियों के साथ डेकोरेशंस की चीजें, नारियल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, प्लास्टिक, थर्माकोल, ये सब भी हम पानी में ही विसर्जित कर देते हैं। इसे टैकल करने के लिए हम प्रसाद, नारियल, फ्रूट जैसी खाने की चीजें गरीबों में बांट सकते हैं। बाकी डेकोरेशंस की चीजें हम रीयूज कर सकते हैं या फिर उनका प्रॉपर डंपिंग भी किया जा सकता है। वैसे तो काफी हद तक गवर्नमेंट इसे टैकल करने में सफल हो चुकी है, बस प्रॉब्लम यही होता है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। तीसरा है नॉइज पोल्यूशन। हमारे बीच कुछ युवा वर्ग ऐसा होता है जिनको त्योहार में धार्मिक कार्यों से ज्यादा जोर जोर से डॉल्बिया बजाकर ही अपनी भक्ति दिखाने पर ज्यादा विश्वास होता है। इसे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के आदेशों के अनुसार ही डॉल्बिया और बेस लगाई जाए। नॉइज पोल्यूशन का दूसरा कारण है हैवी ट्रैफिक। गणेश जी के आगमन या विसर्जन के दौरान कई जगहें ब्लॉक की जाती है, जिनमें फंसे लोग ये समझते हैं कि वो हॉर्न बजा बजा कर इससे निकल सकते हैं। ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इससे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। मेन रोड पर ट्रैफिक जमा होने से रोक रहे पुलिस वालों को सपोर्ट करो, तभी कुछ हो पाएगा। इसके अलावा भी हम कई कारणों से इकोसिस्टम को हानि पहुंचाते हैं। ये तो मुख्य 3 कारण है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर सभी मिलकर इसे टैकल करें तो गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए बच सकते हैं, जो कि रास्ते और नदियां साफ करने में खर्च हो रहे हैं। बस यार इतना ही याद रखो कि बाप्पा का आशीर्वाद हमें तभी मिलेगा जब हम बाप्पा ने दिए इस अनमोल तोहफे को, दैट इज नेचर को क्लीन और नीट रखेंगे। पिक 1, कोर लाइफ लेसन्स फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। बाप्पा का बड़ा सा सिर हमें सिखाता है कि आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, थिंक बिग। इनका छोटा सा मुंह और बड़े कान हमें सिखाते हैं कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। बाप्पा की छोटी सी आंखें हमें सिखाती है कि किसी भी काम में फोकस्ड रहो, कॉन्सेंट्रेटेड रहो। गणेश जी का टूटा दांत हमें सिखाता है कि सैक्रिफाइस जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। बाप्पा की सूंड हमें सिखाती है कि फ्लेक्सिबल बनो, अपनी क्षमताएं बढ़ाओ। गणेश जी के बड़े पेट से हम सीखते हैं कि जिंदगी में सुख भी है और दुख भी है। इसमें सुख को अभिमान में कन्वर्ट नहीं होने देना है और दुखों से हमें सीखते रहना चाहिए। यहाँ पर सुख को भी और दुख को भी हमें पचाना आना चाहिए। पैरों में मूषक राज हमें सिखाते हैं कि आदमी का दिमाग बड़ा चंचल होता है, इसे अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और अंत में गणेश जी के हाथ में मोदक, ये हमें दिखाते हैं हमारे सही कर्मों का मीठा फल। होप यू लाइक दिस वीडियो और कुछ सीखने को मिला हो तो यार वीडियो को लाइक करना। अगर आपका किसी भी मुद्दे से रिलेटेड कोई भी ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस स्टे कनेक्टेड विद अस एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। गणपति बाप्पा मोर।